नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दुर्दशा। दिन भर स्कूल से थक कर मेघना घर की ऊपरी मंजिल पर बने अपने कमरे में पहुंची। कामवाली को चाय बनाने को कहकर सोफे पर पसर गई। चाय पीकर वो थकान मिटाना चाहती थी, क्योंकि इस समय उसका मन किसी से बात करने का बिल्कुल नहीं था। इसलिए ऊपर आते समय मेन गेट में वो ताला लगा आई थी। अभी मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। उसने सोचा कि काम वाली से कहकर फ़ोन पर मना करवा दें कि घर पर कोई नहीं है। तभी घंटी बंद हो गई। एक बार रुककर फिर बजी। वो खींच कर उठी और टेलीफोन का चोंगा उठाकर कान से लगाया। फ़ोन रामपुर से उसकी ननद का था। मेघना ने जैसे ही हेलो कहा, उसकी ननद बोली, भाभी तुम जल्दी आ जाओ, माँ बहुत याद कर रही हैं। माँ जी को क्या हुआ? मेघना ने हड़बड़ाकर पूछा। लगता है अंतिम समय है, ननद जल्दी में बोली। तुम्हें देखना चाहती हैं। अच्छा कहकर मेघना ने फ़ोन रख दिया। घड़ी में देखा 3:30 बज रहे थे। रामपुर के लिए ट्रेन रात को 11 बजे थी। माँ जी पहले मेघना के साथ ही रहा करती थी। मेघना के पति मोहन 3 भाइयों में दूसरे नंबर के थे। बड़े बेटे की नौकरी तबादले वाली थी। तीसरा बेटा राजू अभी बहुत छोटा था। मोहन की लखनऊ में स्थायी नौकरी थी। माँ अपने छोटे बेटे को लेकर मोहन के साथ लखनऊ में ही सेटल हो गई थी। लेकिन ये साथ ज़्यादा दिन नहीं चला। 2 साल बाद ही एक सड़क दुर्घटना ने मोहन का जीवन छीन लिया। मेघना को कुछ पैसा जरूर मिला, पर अनुकंपा नियुक्त नहीं मिली। सास ने परिस्थिति को भांपा और राजू को लेकर बड़े बेटे के पास चली गईं। मेघना ने पति के मिले पैसे से एक मकान खरीदा, कुछ लोन लेकर दूसरी मंजिल बनवाई, खुद ऊपर रहने लगी और नीचे एक स्कूल शुरू कर दिया। पति की मौत के बाद मेघना की सारी दुनिया अपनी बेटी और स्कूल में सिमट गई। पहले तो सास से मेघना की थोड़ी बहुत बात हो जाया करती थी, पर धीरे धीरे काम की व्यस्तता से ये अंतर बढ़ने लगा। मेघना की ससुराल मानो छूट गई थी। जेठ और देवर ने फ़ोन पर हाल चाल पूछने के अलावा और कोई सुध नहीं ली। मकान, जमीन जायदाद या दूसरी पारिवारिक संपत्तियों में हिस्सेदारी तो दूर, किसी ने यह तक नहीं पूछा कि कैसे गुजारा कर रही है या स्कूल कैसा चल रहा है। इस उपेक्षा के बाद भी मेघना को कहीं न कहीं अपनों से एक स्नेहिल स्पर्श की उम्मीद होती। सहानुभूति और विश्वास से भरे 2 शब्दों की चाहत होती। अपने काम और उपलब्धियों पर शाबाशी की अपेक्षा तो हर व्यक्ति करता है। मेघना की ज़िंदगी में ये सब कुछ नहीं था। उसे खुद रोना था और खुद ही चुप हो जाना था। मेघना ने अपनी छोटी सी दुनिया बहुत मेहनत से बनाई थी। एक दिन भी इससे बाहर रहना उसके लिए मुश्किल था। उसने कई बार बाहर जाकर घूमने का मन बनाया, पर ना जा सकी। आज जाना जरूरी था, क्योंकि सास की हालत चिंताजनक थी और उन्होंने उसे मिलने के लिए बुलाया भी था। ट्रेन ने सुबह 5 बजे रामपुर उतारा। वो बेटी को लेकर प्लेटफार्म पर बने लेडीज वेटिंग रूम में गई, वहीं तैयार हुई। बेटी को भी तैयार किया और जेठ जी के घर फ़ोन मिलाया। फ़ोन जेठानी ने उठाया। बातचीत में ही जेठानी ने अस्पताल का नाम पता बताते हुए कहा, हम सब भी घर से रवाना हो रहे हैं। मेघना को जेठानी के मन की बात समझते देर ना लगी, इसलिए वो स्टेशन के बाहर से ऑटो पकड़कर सीधे अस्पताल पहुंची। उस समय डॉक्टर राउंड पर थे, इसलिए कुछ देर उसे बाहर ही रुकना पड़ा। डॉक्टर के जाने के बाद मेघना भीतर पहुंची। सास को ड्रिप लगी थी। ऑक्सीजन की नली से सांस चल रही थी। वह केवल देख सकती थी और इशारे से ही बातें कर रही थी। पिछले 5 दिन से यही हालत थी। लगता था अब गई तब गई। मेघना ने पास जाकर उनका हाथ छुआ। पसीने और चिपचिपाहट से उसे अजीब सा लगा। उसकी नज़र बालों पर गई तो लगा महीनों से कंघी ही नहीं हुई है। होती भी कैसे? वो पिछले 6-7 माह से बिस्तर पर जो थी। मेघना ने आवाज़ दी। उन्होंने आंखें खोली तो देख कर लगा कि पहचानने की कोशिश कर रही हैं। मैं हूँ माँ जी मेघना, आपकी पोती को लेकर आई हूँ।
सुनकर उन्हें संतोष हुआ। फिर हाथ उठाया और इशारे से कुछ कहा तो मेघना को लगा कि शायद पानी मांग रही हैं। मेघना ने पूछा, पानी चाहिए? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। मेघना ने पानी का गिलास उठाया ही था कि वहाँ मौजूद परिजनों ने उसे रोक दिया। कहा, डॉक्टर ने ऊपर से कुछ भी देने के लिए मना किया है। मेघना का हाथ रुक गया। उसने विवशता से सास की ओर देखा। सास ने मेघना की बेबसी समझ ली थी, और समझती भी क्यों नहीं। पिछले 5 दिन से यहीं तो वो समझ रही थी। हर आने वाले से वो पानी मांगती, सब पानी देने की कोशिश भी करता, किंतु वहाँ मौजूद डॉक्टर और नर्स रोक देते थे और माँ जी को निराश होकर अपनी आंखें मूंद लेनी पड़ती। सास की इस बेबसी पर मेघना का मन भर आया। तभी ननद ने कहा, छोटी भाभी, आप घर जाकर कुछ आराम कर लें। रात भर का सफ़र करके आई हैं, थकी होंगी। पहले मेघना ने भी यही सोचा था, किंतु सास की हालत देखकर उसका मन जाने का ना हुआ। वो बोली, नहीं, ठीक हूँ। मेघना वहीं रुक गई। वो स्टूल खींचकर माँ जी के पैरों के पास बैठ गई। मन हुआ कि उनके पैर दबाए। मेघना ने जैसे ही कंबल हटाया, दुर्गंध उसकी नाक को छू गई। उसने थोड़ा और कंबल सरका कर देखा तो बिस्तर में काफ़ी गंदगी थी। माँ जी के प्रति ये उसका दूसरा अनुभव था। इससे पहले मेघना हाथ में चिपचिपाहट और बालों में बेतरतीब लटे देख चुकी थी। मेघना को अब समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि सास का बचना मुश्किल है। तमाम रिश्तेदार भी इस हकीकत को जान गए थे, इसीलिए सारे लोग खबर लगते ही पहुंच चुके थे। मेघना का मन माँ जी के प्रति करुणा से भर गया। उसे ग्लानि इस बात की थी कि यदि माँ जी को मरना है तो क्यों उनकी इच्छाओं को मारकर और उन्हें गंदगी में पटक कर मौत की प्रतीक्षा की जा रही है। क्या हम उन्हें एक स्वस्थ और अच्छा माहौल नहीं दे सकते? वो जानती थी कि एक उम्र के बाद बड़े बूढ़ों की बीमारी में केवल बेटे बेटी या बहुएं ही कुछ कर सकती हैं। उनके अलावा कोई और कुछ नहीं कर सकता। नौकरों के काम तो केवल औपचारिक होते हैं। यहाँ स्वजनों के पास समय नहीं था। यदि था भी तो इच्छा शक्ति का अभाव और अहंकार आड़े आता था। लोग आते हाल चाल पूछते, डॉक्टरों और नर्सों से बात करते, बैठकर अपनी दिनचर्या की व्यस्तता गिनाते और चले जाते। मेघना का मन हुआ कि फौरन डिटॉल के पानी से माँ जी को नहला दे, पर कमरे में जेठ नंदोई और दूसरे पुरुषों की मौजूदगी देखकर वो चुप रह गई। दोपहर को देखभाल करने वाले तमाम पुरुष चले गए। जेठानी भी मेहमानों के खाने का इंतजाम करने के लिए घर जा चुकी थी। कमरे में मेघना, ननद और देवर राजू के अलावा कोई न बचा। मेघना ने मन ही मन कुछ निर्णय किया और वार्ड बॉय को आवाज़ देकर गुनगुना पानी, डिटॉल और स्पंज लाने को कहा। वो खुद नर्स के पास जाकर एक कैंची मांग लाई और सबसे पहले मेघना ने कैंची से माँ जी के सारे बाल काट कर छोटे छोटे कर दिए। साबुन के स्पंज से सिर साफ किया और कपूर का तेल लगाया। फिर शरीर पर स्पंज किया। सूखे साफ तौलिया से बदन पोंछा और हल्के हाथ से हाथ पांव में तेल की मालिश कर दी। साफ और धुले कपड़े पहना दिए। बिस्तर की चादर बदली, पाउडर छिड़का, कमरे का फर्श धुलवाया। अम्मा जी में ताजगी छलक उठी थी। मेघना शाम तक वहीं रही। माँ जी के बाल काटना किसी को पसंद नहीं आया, पर मेघना ने जिस लगन के साथ साफ सफाई की थी, ये बात सारे रिश्तेदारों को पसंद आई। वे मेघना की सराहना किए बिना ना रह सके। हाँ, बाल काटने पर जेठ के तीखे शब्द जरूर सुनने पड़े। मेघना ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और ननद के साथ घर आ गई। अगले दिन सुबह 8 बजे मेघना अस्पताल पहुंची और थोड़ी देर बाद ही फिर सफाई में जुट गई। दोपहर को माँ जी ने पानी मांगा। मेघना ने डॉक्टर की हिदायत का हवाला देकर कहा, आप ठीक हो जाइए, फिर खूब पानी पी लीजिएगा। पर इस बार माँ जी नहीं मानी। उन्होंने इशारे से ही हाथ जोड़े और ऐसा संकेत किया मानो पाँव पड़ रही हैं। मेघना से रहा ना गया, उसके आंसू बह निकले। उसने बिना किसी की परवाह किए कप भर पानी माँ जी को दे दिया। पानी भीतर जाते ही माँ जी को मानो नई जान आई। उनमें कुछ चेतना सी दिखी और चेहरे पर हंसी भी। जेठानी और ननद दोनों ने कुछ कुछ बातें भी की। अब आप जल्दी ही अच्छी होने वाली हो, देखिए गला खुल गया। तभी माँ जी ने इशारा करके फिर कुछ मांगा।
मेघना ने पानी और दूसरी चीज़ों के नाम बताए तो उन्होंने सभी वस्तुओं को इनकार कर दिया। मेघना ने पूछा दूध? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। मेघना ने तुरंत दूध मंगाया। इस बार जेठानी ने सख्ती से मना किया और कहा पानी तो ठीक है पर दूध बिना डॉक्टर से पूछे ना दो। पर मेघना को जाने कौन सा जुनून सवार था, उसने बिना किसी की परवाह किए माँ जी को उसी कप में दूध भी दे दिया। दूध भी गले से नीचे चला गया। माँ जी के चेहरे पर एक अजीब संतोष उभरा। उन्होंने इशारे से बेटे बेटियों को बुलाया। बाकी तो वहाँ थे, जेठ और राजू नहीं थे। उन्हें भी टेलीफोन करके घर से बुला लिया गया। माँ जी ने पहले जेठ का हाथ ननद के सिर पर रखवाया, फिर मेघना को बुलाया और फिर राजू को। उन्होंने मेघना का हाथ पकड़ा और राजू का हाथ मेघना के हाथ में देकर उसकी ओर कातर निगाहों से देखने लगीं, मानो कह रही हों, अब मेरे बेटे का तुम ही ध्यान रखना। मेघना का मन भर आया, आंखों में नमी छलक आई। उसने कहा, आप चिंता ना करें, राजू मेरे बेटे की तरह है। फिर उसने निगाह राजू की ओर फेरी तो उसे अपनी ओर देखता पाया। भीतर से मेघना का मारतत्व उमड़ पड़ा। तभी माँ जी के हाथ से मेघना का हाथ छूट गया। मेघना चौंकी। उसने माँ जी की गर्दन को एक ओर ढुलकते हुए देखा। कमरे में सभी चीख पड़े, माँ जी! जेठ मेघना की ओर देख कर दहाड़े, तूने मार डाला माँ को? आखिर क्यों पिलाया पानी और क्यों दूध दिया? मेघना को कुछ ना सूझा। वो सहमी सी बुत की तरह खड़ी रही। रह रहकर उसे माँ जी के संकेत याद आते रहे। उसने सोचा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। यदि माँ जी की मौत करीब थी तो उन्हें क्यों भूखा प्यासा मरने दिया जाए? लोग तो घर से बाहर किसी को भूखा प्यासा नहीं जाने देते, तब जिंदगी के इस महाप्रयाण पर वो कैसे माँ जी को भूखा प्यासा जाने देती? अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।